गुड इवनिंग सभी को। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। मात्र अपने पास 1 से 2 दिन है और अपने को अभी इन 1 से 2 दिन के अंदर अपने मेंटली किस हिसाब से तैयार रखना होगा, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में अपने को पेपर एग्जाम हॉल में कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। अपनों ने जो एक मुहिम स्टार्ट की है, हम जीत जाएंगे, बिल्कुल मैंने कोशिश की है। बाल विकास को पूरा पढ़ाया है मैंने, बुद्धि टॉपिक आपको पढ़ाया है, अधिगम आपको पढ़ाया है ना। इन चीज़ों को मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इसको, लेकिन जितना भी किया अच्छा करने की कोशिश किया है। और आपने भी टीचिंग मेथड आपने बहुत शानदार किया होगा, क्योंकि टीचिंग मेथड ऐसा पार्ट है जिसका आकलन और मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक, ये सारी चीजें जो है वो आप हिंदी के अंदर भी पढ़ते हो, संस्कृत में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, तो वहां से आपका पोर्शन क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि आज लास्ट टाइम में अपने को कोशिश करें कि जो चीजें जो ज्यादा बार रिवाइज हो रही है, बार बार पूछी जा रही एग्जाम में, उन चीजों का आप थोड़ा सा हल्का सा देख के जाए, है ना। तो मैं बात करूंगा, जैसे अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम लर्निंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद अधिगम के सोपान क्या है। अधिगम के सोपान थॉर्नडाइक के अनुसार 8 होते हैं, रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 होते हैं। इन चीजों को अपने को डिस्कस करना है, सरसरी नजर से देख के जाना है। उसके बाद आपको स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन चीजों को अच्छे से देखना है। सीएल हल को आपको सिर्फ नाम देख के जाना है ना। सीएल हल को नाम देख के जाना है। उसके बाद आपको देखना है अधिगम के पठार। क्या देखना है? अधिगम के पठार, है ना। अधिगम की पठार, है ना, इसको देखना है। पठार बोलो, इसको विकृति भी बोल सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, है ना। डिसेबिलिटी वाले बच्चे, है ना, ये अपने को बहुत अच्छे से देखना है। यहां से क्वेश्चन पूरी आने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद आपको देखना है वाइगोत्स्की, देखना है। क्या देखना है? वाइगोत्स्की, इसको देखना है। जीन पियाजे को देखना है। जीन पियाजे को आपको बहुत शानदार तरीके से देख के जाना है। तो ये आपको अधिगम पूरा हो चुका है यहाँ पे, है ना। बाल विकास के बारे में बात करें, बाल विकास, इसके बारे में हम बात करें। बाल विकास के अंदर आपको बालक के विकास की बात करें तो यहाँ पे अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इस चीज को आप सरसरी नजर से देख के जाएं कि इसके अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद विकास के सिद्धांत, इसमें सेफलोकोडल, है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये जो है सतत है ना, लगातार वाले, इन चीजों का आप विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत को जरूर देख के जाएं। विकास के सिद्धांत को देख के जाएं। विकास, है ना, ये सिद्धांत, इसको अच्छे से देख के जाएं। विकास के सिद्धांत को आप देखना है, वो शानदार तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ से प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफलोकोडल, यहाँ से पूरी संभावना रहती आने की, है ना। इन चीजों का आप सेलेक्ट करके इस चीज को पढ़ के जाए, विकास के सिद्धांत को। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है ना, इसकी अवस्थाएं। क्या पढ़ना है? अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। अवस्थाएं देखो, टोटली अपने पास 10 होती है, लेकिन अपनों को 4 पढ़ना पड़ता है। कितने? बाल विकास की
अंदर बात करें 4 पढ़ना है ना। भ्रूणावस्था पहली कौन सी है? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था बहुत शानदार तरीके से देख के जाए। शैशवावस्था, शैशवावस्था तीसरी है, तीसरी आप बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। वो लास्ट है किशोरावस्था, किशोरावस्था। इन चीजों को आप देख के जाएं, बहुत शानदार तरीके से तैयार करके जाएं, यहाँ से पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। उसके बाद जिन पियाजे को यहाँ पे, ये जिन पियाजे के अनुसार अवस्थाएं हैं उनको अच्छे से देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूरी संभावना रहती आने की। इरिक इरिक्शन को देख के जाएं। किसको देखना है? इरिक इरिक्शन को देख के जाएं आप। किसको देखना है? इरिक इरिक्शन को देखना है, बहुत शानदार तरीके से देख के जाएं इसको, यहाँ से पूरी संभावना रहती है आने की, है ना। इरिक इरिक्शन को देख के जाए। किसको? इरिक इरिक्शन, है ना, इसको देख के जाए। उसके बाद सामाजिक विकास को नॉर्मली अपने को परिभाषा और थोड़ा सा इसको समाज, इसकी विशेषता आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको सोचना और इमेजिन करने की जरूरत है आपको। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास में कैसे इसका विकास होता है, समाज के साथ में बच्चे को जोड़ के कैसे विकास होता है। नैतिक विकास में भी ऐसा ही होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को लेकर इसका नैतिक विकास कैसे होता है। उसके बाद उसका होता है इमोशनली डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इस चीज को आपको देख के जाना है ना। उसके बाद आपको फिर आपको देखना है बुद्धि, बुद्धि टॉपिक, बुद्धि, बुद्धि के अंदर इसकी परिभाषा नॉर्मली देखना है, परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से आपको देख के जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सारणी देख के जानी है ना, सारणी देख के जाना है ना, सारणी को देख के जाना है। उसमें प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, ये है ना, इन चीज को आप देख के जाएं। और उसके बाद इसके सिद्धांत को देख के जाएं आप। सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धि के सिद्धांत। इसमें एक तो आते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना, इस चीज को आप देख के जाएं, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख के जाएं। ये बुद्धि अपना टॉपिक अपने को शानदार तरीके से करके जाना है। सिद्धांत अवश्य देख के जाएं, सिद्धांत से 100% क्वेश्चन आता है। और बुद्धि का, बुद्धि लब्धि का सूत्र, शैक्षिक लब्धि का सूत्र, ये आपको देख के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद बाल विकास की बात कर चुके हैं, अधिगम की बात कर चुके हैं, बुद्धि की बात कर चुके हैं, है ना। उसके बाद आपको एनईपी देख के जाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको बहुत शानदार तरीके से देख के जाएं। वो चीज आपको कि एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई, इसकी कमेटी का क्या नाम है, इसमें कितने स्तर बताए हैं, कितने बताए, 5+4+4+3, है ना। 5 में क्या होता है, इसमें 2+3 होता है। 1 2 में आप एलकेजी मान सकते हो, बाल वाटिका चलती, इसमें क्या चलती, बाल वाटिका। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, है ना, ये चलता है। उसके बाद 4th 5, है ना, इसमें चलता 4th थर्ड आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, है ना।
है ना, ऐसे चलेगा। उसके बाद 11 12 5 + 4 + 4 + 3, है ना। तो इस प्रकार से चलेगा, है ना। इसको आप बहुत शानदार तरीके से देख के जाए, इतना पूछेगा नहीं आपसे, है ना, इतना आपको पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ 5 + 4 + 4 + 3 इतना ही आपको देखना है एनईपी पे। उसके बाद राइट टू एजुकेशन को जरूर देख के जाए, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, है ना, जो शिक्षा के अधिकार बने हुए हैं, उसमें आपको उसकी धाराएं, अनुच्छेद, इसमें ये चीज आपको देख के जाए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद आपको देखना है आकलन, मापन, मूल्यांकन देखना है ना। जो आपने हिंदी में पढ़ा वो ही इसमें है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं करें, एनईपी को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अभी यहां से लेटेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जो एनईपी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे चुकी है ना। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। राइट टू एजुकेशन से यहां से क्वेश्चन आता है, और एनसीएफ यहां से क्वेश्चन भी आता है, एनसीएफ, है ना, 2005, है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसको भी अपने को देखना है ना। तो आपको मैंने सारी चीजें बताने की पूरी कोशिश की है कि अपने को क्या चीज तो छोड़नी है और क्या अपने को देख के जाना सरसरी नजर से, है ना। लोड नहीं लेना है, जितना आपने डीपली पढ़ा है उतना ऊपरी ऊपरी भी पढ़ के जाए, ऊपरी। मेरे टाइम में क्या हुआ था, जब मैंने एग्जाम दिया, मैं बात बताता हूं, कलाम कोचिंग का मैंने एग्जाम था, 15 दिन पहले मैंने फॉर्म डाला, एग्जाम देने गया, एग्जाम दे के वापिस आके मैंने क्वेश्चन को मिलाया, तो 150 में से कितने, 150 में से मेरे 96 क्वेश्चन उस कलाम कोचिंग के करेक्ट हो रहे थे, सही हो रहे थे। लेकिन, है ना, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका ओएमआर सीट का, तो मेरे 62 क्वेश्चन सही हुआ, बता रहा है कितना क्वेश्चन बता रहा है, 62 62 क्वेश्चन बताता है राइट। मैं इतना डिमोटिवेट हुआ कि ये कौन हो सकता है जो मेरे 96 करेक्ट हैं ओएमआर सीट में, फिर भी 62 नंबर रिजल्ट बता रहा है। इसकी औकात नहीं है कि अपने को पछाड़ सकता है, अपने को नेगेटिव कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है। मैंने उस मैडम से बात करके, हेल्पलाइन नंबर से बात करके मैडम को इतना ललकारा कि मैडम आप एग्जाम के समय में हमारे को इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने आपके कोचिंग के ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट किया, हमने फॉर्म डाला, एग्जाम दिया, 96 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है तो 62 क्वेश्चन सही बताता है। उस समय में 1 से 2 घंटे के लिए इतना मतलब ये हो चुका हूं कि क्या मेरी इतने लॉन्ग टाइम से तैयारी चल रही है, क्या वो मतलब तैयारी अभी शून्य पे आ गई है, क्या इस 62 पे आके मैंने टिक गई है। फिर अपने आप को मैंने मोटिवेट किया, किसी का वीडियो नहीं देखा, अपने आप को मोटिवेट किया, किसी की मैडम की औकात नहीं है, उसकी संस्था की औकात नहीं है कि अपना जो विल पावर है उसको कम कर सके। मैंने 15 दिन के अंदर, उसके बाद मेरे पास ये एग्जाम देने के बाद 15 दिन थे, 15 दिन में मैंने 15 से 20 बार इतना रिवीजन कर डाला, इतना भयंकर कर लिया, गहराई से 1 से 2 बार कर लिया, उसके बाद ऊपरी ऊपरी तौर पर, और लास्ट में मैंने 3 से 4 घंटे में सिलेबस को कवर कर डाला। मात्र 3 से 4 घंटे में पूरे नोट्स को रिवाइज कर दिया। तो आपने भी किसी पर्टिकुलर संस्था या किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, और वहां पे हो सकता है आपके कम नंबर आए हो या ज्यादा नंबर आए, मैटर नहीं करता। हो सकता है यदि व्यवस्थित, ऑथेंटिक और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि उसने
एग्जाम लिया है, टेस्ट सीरीज जारी किए, तो आप गुड लक है ना। अन्यथा यदि आपके नंबर 30 में से 10 नंबर भी आ रहे हो, 12 नंबर भी आ रहे हो, 21 नंबर भी आ रहे हो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम मेरे साथ में भी हो चुका है, उसके बाद 15 दिन थे, मैंने 15 दिन में इतनी बार रिवीजन कर डाला। आपके पास भी यदि ऐसी कंडीशन हुई हो तो आप डरे नहीं। एग्जाम हॉल में क्या करना है अपने आप को, अभी आपके पास मात्र मेरे हिसाब से आज 25 तारीख हो चुकी है, 25 फरवरी, और आप मुश्किल से 26 तारीख तक आप पढ़िए। उसके बाद रेस्ट कीजिए, रिलैक्स की अपने आप को कीजिए और एंजॉय कीजिए घर में, है ना। कहीं रूम में रह रहे हो, दोस्तों के साथ में फीलिंग शेयर करिए, लेकिन अपने को सोशल मीडिया से कम दूर रहना है। इसको यूज करना है, कम से कम यूज करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो गया या ऐसा हो गया वैसा नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को पॉजिटिव रखो, कोई लीक नहीं होता है पेपर, है ना। अपने यदि नेगेटिव रख दिया, अपने खुद को अपने आप को नेगेटिव कर दिया, बताओ होने वाला जो होगा नहीं होगा, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया, अपने उन्हें डिमोटिवेट कर दिया, तो क्या अपने एग्जाम हॉल में बेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। टेम्पो में बैठ के जा रहे हैं, 10 रुपए ले रहा है या 50 रुपए ले रहा है, खुशी के साथ में दे दो यार। अपने आप को एग्जाम देना है। उस अंकल से बहुत शानदार बात करें, पॉजिटिव बात करें, 20 की जगह 50 ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, दे दो। हमारे टाइम में भी फ्री की बसें चल रही थी, है ना, फ्री की बसें चल रही थी, और हमने भी उस फ्री की सुविधाओं को इग्नोर मारा। क्या मारा? इग्नोर। क्या लगता है कि उस भीड़ भाड़ में अपना पेपर सुधर सकता है क्या? क्या अपने मेंटेलिटी को सही कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। तो अपने आप को पैसों की बचत की लालच में आकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके तो प्राइवेट बस में चले जाएं, या गवर्नमेंट में भी जाएं तो ऐसी भीड़ भाड़ बस में नहीं जाएं, फ्री की बसों में, दूर दराज में अपने आप को, खुद को भी सही रखना, सुरक्षित रखने की कोशिश करना, क्योंकि आए दिन घटनाएं ऐसे होती। और हो सके तो बाइक से न जाए, ज्यादा दूर है तो अपने आप को किसी साधन से चले जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि यो भीड़ भाड़ है जो आप एग्जाम देने जाओगे, उस समय आपको मेंटेलिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव पे प्रभाव डालेगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप पेमेंट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई घर में अपने इधर उधर से उधार ले लेना, दोस्तों से, घर से ले लेना, कहीं से भी ले लेना, एडजस्ट कर लेना, लेकिन बसों में भीड़ भाड़ से बचें। पेपर जब देने जा रहे हैं, हम भी हमारे टाइम में, जब मेरे दूर आया था और मेरे साथी का आपकी घटना सुना चाहता हूं। मेरे साथी, मेरा जहां रह रहा था उससे थोड़ा दूर था, लेकिन मेरे साथी का अजमेर आया और एक का आया किशनगढ़। तो जब हम तीनों ने डिस्कस किया कि क्यों ना यहां से अपन चित्तौड़ चले जाते हैं और वहां से अपन, आप अजमेर की तरफ दोनों निकल जाना, मैं चित्तौड़ रुक जाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि एक और साथी था, पता नहीं पास पड़ोस में और दोस्त होंगे, उनसे पता नहीं क्या डिस्कस करके आया, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो बाइक से जाऊंगा। तो उस बाइक के चक्कर में 3 जने बाइक से गए, और हो सकता है उसकी मेंटेलिटी सही हो, लेकिन दोस्त कोई ऐसे ही मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाए। कोई नहीं, वो दोस्त भी मेरा वीडियो देखे तो आपको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन एक सही बोल रहा हूं मैं, कोशिश करना हो कि इन चीजों से अपन, क्या कि बाइक से किशनगढ़ जाना मतलब बहुत बड़ी बात है, रिस्क लेना हाईवे पे, और अपनी बॉडी को सुरक्षित रखना बड़ी कठिनाई होती है। तो इस चीज को आप नेगेटिव नहीं ले मेरे साथियों, आप मेरे से बड़े हो सकते हो, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं ले। अपनी जिंदगी का सवाल, अपने माता पिता इस चीज को फील कर पा रहे हैं। तो उनके साथ में वो घटना हुई कि मतलब थक चुके थे, जब एग्जाम सेंटर के पास में गए
थक चुके थे, पेपर बिगड़ चुका था, आए तो पूरा डिमोटिवेट हो चुके थे, परेशान थे, तो वो घटनाएं आपके साथ में नहीं हो। अपने आप को समय से पहले चले जाए, जहां सेंटर है वहां पे जाके आराम से ऑनलाइन बुकिंग कर लें रूम की, और वहां चले जाए, आराम से सोएं। उसके बाद सुबह नहा धो के मेडिटेशन करके अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में एग्जाम हॉल में प्रवेश करें। आपको सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, कि आप सभी अपनी मंजिल की ओर, आपकी जो इच्छा है बेस्ट से बेस्ट करने की, वो कर पाओगे। तो अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि नेगेटिव करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ऐसी घटनाएं आपके साथ नहीं हो, मेरे साथ में भी घटनाएं हुई है, दोस्तों के साथ में भी हुआ है। जब हम चित्तौड़ चले गए साथ में, तो दोस्त 8-10 इकट्ठे हो चुके, और वो जब एग्जाम कल है और वो शाम के टाइम में बोल रहे चित्तौड़ के किले के ऊपर घूमेंगे, दुर्ग पे। कहां घूमने का बोल रहे? दुर्ग पे, है ना, दुर्ग पे घूमने का बोल रहे। तो मैं उन दोस्तों को मना नहीं सकता हूं। मैंने क्या किया, उन दोस्तों के साथ में चलना स्टार्ट किया। मैंने बोला मैं आप चलो, मैं टॉयलेट करके आ रहा हूं, और मैं टॉयलेट के चक्कर में उन दोस्तों को जाने दिया, और उसके बाद मैं ऐसा गायब हुआ कि उनको मिला ही नहीं, ना कॉल उठाया, कुछ नहीं, और व्यवस्थित जगह जाके आराम से खाना खाना खा के सो गए मेरे दोस्त के साथ, और सुबह एग्जाम दिया। उस नाइट को भी रात में 12-2 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने 2-3 दिन पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे, रिलैक्स माइंड में थे। 2 से 3 मेरे साथी तो 2 मूवी देख के गया, मैं 1 मूवी देख के गया, इस जुनून के साथ में हम जीत जाएंगे। लास्ट टाइम में बहुत सारे क्या है कि और पढ़ लो ये आ जाएगा, मतलब इतना मतलब ये होते हैं कि डरते हैं पेपर से। डर उसी के अंदर होगा जिसकी तैयारी नहीं हो, उसका सिलेक्शन हो भी नहीं सकता है ना, और जिसकी तैयारी है वो सिलेक्शन लेके जाएगा, क्या दिक्कत है। तो डर उसी के अंदर होता है कि जिसके अंदर तैयारी नहीं है। हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन, वो इतना, मेरे साथ में जब 62 नंबर आए उसके बाद भी मैंने कहा कि मेरी इतने लॉन्ग टाइम की तैयारी में कैसे डिमोटिवेट हो सकता हूं। नहीं हुआ, पॉजिटिव दुगने जोश के साथ में तैयारी की, और ऊपरी तौर पर मैं देख के गया, और पेपर ऊपर से आ गया। ऐसा नहीं हो जाए तो आप डीपली चले जाओ और पेपर ऊपर से आ जाए। तो अपने को दोनों तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी मतलब अपने आप को इस हिसाब से तैयार कर लेना है कि एग्जाम लेने वाला भी सोचने लग जाए कि मैं कहां से क्वेश्चन उठाऊं। सिलेबस से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ये गारंटी रहती है, क्योंकि सिलेबस उसने दे रखा है, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। उनको पता है सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस डाला तो सीधा दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप पॉजिटिविटी के साथ में जाए, हर्ष उल्लास के साथ में जाए, जीत जाएंगे हम। नेगेटिविटी से दूर रहे, उन साथियों से दूर रहे जो नेगेटिव कर रहे हैं, उन भीड़ भाड़ से बच के रहें, और अपने आप को समय से पहले सुरक्षित पहुंच जाए सेंटर, एग्जाम सेंटर, और अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करें। अब बात रहेगी सिलेबस हो चुका है सारी चीजें अपनी, अब पेपर कैसे देना है, एग्जाम हॉल में क्या करें। सभी का रहेगा कि सर ने सारी चीजें बता दी, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर देना कैसे है। तो आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएगा, है ना। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की माइनस मार्किंग नहीं है, 5वां विकल्प दे रखा है। यदि आपको नहीं आता है तो 5वां विकल्प भरना है, लेकिन 5वां विकल्प भरना ही नहीं, अपने को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो पहली बात तो अपने को 1, 2, 3, 4 और 5 ये वैकल्पिक रहेगा।
है ना, विकल्पित प्रश्न होता है ना। तो इसमें क्या करना है, ये इसको ध्यान नहीं देना है, 1 से 4 के अंदर ही अपने को करना है। और आपको 30 क्वेश्चन तो आएंगे आपके साइकोलॉजी बाल विकास, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी, जिसके हिंदी लिए वो हिंदी, और 30 क्वेश्चन ये फर्स्ट भाषा हो चुकी है आपकी, हिंदी है या इंग्लिश है ना, अंग्रेजी जिसकी, है ना। उसके बाद 30 क्वेश्चन आएंगे आपके संस्कृत, किसी की हिंदी भी हो सकती है ना, और किसी की अंग्रेजी भी हो सकती है ना। ये सेकंड भाषा होगी। उसके बाद बाकी का पार्ट रहेगा, लेवल 1 का गणित रहेगा, है ना, 30 नंबर की गणित रहेगी और 30 नंबर की पर्यावरण रहेगी। लेकिन लेवल 2 का क्या रहेगा, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये 60 नंबर जीके रहेगा। ये चीज रहेगी। आपको सबसे पहले उसी टॉपिक को, उसी सब्जेक्ट को उठाना और क्वेश्चन सोल्व करना जो आपको बहुत शानदार है, बहुत अच्छे लेवल पे आप उसको कमांड है कि मतलब 30 में से 30 करने की आपके अंदर दम हो। वो क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट को उठाना और कोई मार्कशीट में भरना है ना। कोई मार्कशीट होगी, नाम पता रोल नंबर वगैरह सारी चीजें व्यवस्थित करना, चेक कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। एग्जाम हॉल में आपको सजेशन देने वाले मिलेंगे, कंडक्ट कराने वाले भी मिलेंगे, उनसे पूछ सकते हो सर एग्जाम हॉल कोड क्या है ना, रोल नंबर कैसे एडजस्ट करें, है ना। ये चीजें आप उनसे भर सकते हो। अब यहाँ पे ओए मार्कशीट रहेगी 1 से आपको 150 तक, है ना, ये 1 से रहेगा। इसके बाद 1 से यहाँ पे हो सकता है कि 30 तक आ जाए, है ना। उसके बाद 31 से 60 तक आ जाए, 61 से, है ना, 90 तक आ जाए, है ना। उसके बाद 91 से 120 आ जाए और 121 से 150 आ जाए, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको वो सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत शानदार तरीके आ सकता हो सकता है आपको हिंदी आ रही, बाल विकास आ रहा, संस्कृत ये थर्ड संस्कृत ये, और उसके बाद गणित आ रही, पर्यावरण आ रही, या आपको जीके आ रहा है ना। तो सबसे पहले उसको, जैसे आपको इसमें इंग्लिश आ रही है ना, इंग्लिश आ रही, आप 30 में से आपको फर्स्ट बार में एक बार पढ़ने से 30 में से आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, 15 को गोला में डालो। क्या करना, 15 को गोला में डालो, रिस्क फ्री, है ना। उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाना। अब आगे चलेंगे, जिससे बाल विकास आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ 30 में से आपके 20 आप मान सकते हो 12, 13, है ना, या 15 क्वेश्चन जो भी आपके सही हो, उसको यहाँ पे डालो और टिक करते जाना, कोई दिक्कत नहीं, टिक कर सकते हो पेपर में, लेकिन अनावश्यक चीज नहीं लिख सकते हैं आप। जो भी क्वेश्चन है उसके सामने टिक कर सकते हो, है ना। उसके बाद रहेगा थर्ड, जैसे किसी के ये हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो उसको मैं 30 में से आपके 20 क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए, जो भी हुए उसको वहां डालो। उसके बाद आप गणित कर सकते हो, पर्यावरण कर सकते हो, ऐसे फिर सेकंड राउंड चल रहे, और ऐसे आप लेवल 2 वाले भी, जैसे आपके हिंदी इंग्लिश में से कोई सा एक है उसको करो, उसके बाद बाल विकास वो है सेकंड पे, तो वो करो, फिर इसको करो, फिर जीके को कर सकते हो, है ना। ऐसे करके अपने को चलना, 2 से 3 राउंड, कितने 2 से 3 राउंड लगाना है। मेरे भी 2 से 3 राउंड, थोड़ी सी स्पीड थी, तो 2 से 3 राउंड में मैंने पेपर को पूरा किया। फर्स्ट राउंड में जो आ रहा वो ही करना है, सेकंड राउंड में थोड़ा सा अपने को उनको रिस्क, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें, जैसे दोबारा आप मतलब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, माइंड से आना पॉसिबल हो जाएगा, है ना। बहुत कई बार मेरे खुद के साथ हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा, फिर भी याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा जो भी होगा बेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और अपने को 100% याद आ जाता है,
ये सबकॉन्शियस का गेम है ना। आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है। जो अपने ने पढ़ रखा बहुत अच्छे से वो आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन टिक करना है। गोले को अच्छे से काला करें, है ना। और गोला करने का भी तरीका होता है, बहुत सारों को क्या ये गोला है, तो इसको अंदर से गोला नहीं करना है। क्या करना है, अपने को किनारों से लेना है, ऐसे किनारों से लेते हुए ऐसे, है ना, ऐसे बहुत अच्छे से इसको काला कर लो, ताकि जो पेंटिंग होगा उस समय दिक्कत नहीं आए, है। ये कुछ चीजें थी आपके सामने, इसको पूरी कोशिश की संभावना कि इसी हिसाब से सब तैयारी कर रहे होंगे। सभी को एडवांस में रिट पात्रता परीक्षा हम करने जा रहे हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। सभी बहुत शानदार तरीके से अपने आप को जीत पाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।